हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम जो हमारा 12 जुलाई को जीके का पेपर हुआ था आरपीसी सेकंड ग्रेड का, उसका पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 50 तक क्वेश्चन जो है वो हम पहले कर चुके हैं। उसकी वीडियो आपको हमारे जो प्लेलिस्ट है या फिर आपको जो वीडियो ग्रुप है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो 51 नंबर क्वेश्चन है, कर्णपुरा और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र। कर्णपुरा और चंद्रपुरा जो कोयला क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? तो उदाहरण ऑप्शन नंबर 3, झारखंड में। आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग डेविस जलडमरू मध्य के द्वारा विभाजित होता है? 52 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा एक, ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं 50 नंबर 3 के नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 53 क्वेश्चन कहता है कि किन क्षेत्रों में विस्तृत व्यापक अनुत्पादक कृषि की जाती है? तो इसके राइट आंसर होगा, आपके सामने डायरेक्ट राइट आंसर की बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम जाए नहीं करेंगे। ठीक है, अब राइट आंसर है इसका विस्तृत व्यापक अनुत्पादक कृषि की जाती है तो अर्जेंटीना के पंपास में, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान में और दक्षिण अफ्रीका के वेल्स में, अमेजन बेसिन में नहीं की जाती। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ए, बी और डी, तो ऑप्शन नंबर 4, ये 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की। भारत के निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से कौन से यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित है? तो ध्यान रखना, सम्मिलित कौन कौन से? नंदा देवी है, सिमलीपाल है और नोकरेक है, यानी ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बात करेंगे 55 नंबर में। मीथेन के जो स्रोत हैं उस पर विचार करना है कि मीथेन उत्सर्जन के सोर्स कौन कौन से हैं। तो इसके लिए राइट आंसर चारों होगा। ये चारों इसके सोर्स है, धान की कृषि भी, मवेशी और अन्य पशुधन का अपशिष्ट भी, दीमक भी और अपशिष्ट भ्राव क्षेत्र भी, यानी ए, बी और सी, डी, यानी चारों ऑप्शन आ जाएंगे इसके। ठीक है, आगे बात करेंगे 56 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम प्रवाहित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2, जो सुवर्ण रेखा है वो पश्चिम प्रवाहित नदी नहीं है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित पर विचार करना है। वाल्विस कटक, सुंडागरत, सार्गेसो सागर और मेरियाना गत, ये इसमें से अटलांटिक महासागर से कौन संबंधित है? तो ध्यान रखना, केवल दो है, वाल्विस कटक और सार्गेसो सागर। ठीक है, बने रहिएगा, हर क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा, आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 58 नंबर जो क्वेश्चन है उसका अपने से पूछा गया है कि उत्तरी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें वो कहाँ प्रवाहित होती हैं? तो ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में ये उपोष्ण कटिबंध से लेकर भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। आगे बात करते हैं, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून कब, जो पहुंचने की जो सामान्य तिथि है वो कब है? तो वो है 10 जुलाई से लेकर 25 जुलाई, ये इसकी सामान्य तिथि है। 59 का ऑप्शन नंबर 4। कह सकते हैं ऑप्शन ऊपर नीचे हो, इसलिए राइट आंसर जो है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए भी क्या है। 60 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला, आपसे मेरी एक गुजारिश है, आपके जितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो प्लीज़ आप हमें ग्रुप में, मतलब जो ये इसका कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट जरूर करना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला जो पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? तो बालाघाट जो श्रृंखला है वो पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है। 61 नंबर की बात करते हैं। यदि वर्ष 2024 के लिए कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका आपको राइट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, ए, डी, सी और बी, यानी ए का आयत, ए जो है वो सबसे ज़्यादा आयत किया गया था, फिर डी उससे कम, सी उससे कम और बी सबसे कम। 62 की बात करते हैं। तो भारत सरकार वर्ष 2007 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्रियान्वयन कर रही है। उसने उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 2025 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? तो उसका रखा था राष्ट्रीय कृषि उत्पादकता वृद्धि मिशन। ठीक है, ये इसका नाम कर दिया था। आगे बात करते हैं 63 की, भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में। तो सेवा क्षेत्र का जो क्वेश्चन है इसमें तीनों ही राइट है, 1, 2 और 3 तीनों ही राइट है। ऑप्शन नंबर 2 होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने निगमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों का पहल वार्षिक सर्वेक्षण शुरू किया, सही है। इस सर्वेक्षण की संदर्भ अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 है, सही है। इसका उद्देश्य देश के निगमित सेवा क्षेत्र का एक व्यापक डेटाबेस विकसित करना है, ये सही है, तीनों ही सही है। आगे बात करते हैं 64 की, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भौगोलिक जो वितरण है उसके मामले में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार कहाँ अधिकतम योगदान किस राज्य ने दिया है? तो वो है गुजरात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, गुजरात। 65 की बात करते हैं, मुद्रा योजना के बारे में दिया गया है। तो जो ये क्वेश्चन है मुद्रा योजना के बारे में, इसमें तीनों ही राइट है, ध्यान रखना आप, 1, 2 और 3 तीनों ही राइट है। 50 लाख रुपए तक की इसकी ऋण उपलब्धता है, 80% से अधिक महिलाओं को दिया गया और 1/5वां हिस्सा है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसके तो तीनों ही सही है। ठीक है, 1, 2 और 3 सही। उसके बाद बात करते हैं 66 नंबर की।
1946 में संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? तो वो आएंगे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। उसका 67 की निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है? तो वो हो जाएगा 51 नंबर। 51 अनुच्छेद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है। फिर 68 की बात करें तो मार्च अप्रैल 2025 में भारत एवं रूस का निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास हुआ था? तो वो था इंदर। ठीक है, इंदर। उसके बाद बात करते हैं 69, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? तो ध्यान रखना, इसकी कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। 70 नंबर की बात करें तो भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है वह संविधान के अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए उस पद के लिए कितनी बार पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा? तो कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 71 की बात करें तो निम्नलिखित जो कथन और आर दे रखा है, ध्यान रखना ये दोनों ही सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी करता है। क्या वो पढ़ेंगे, रुको। कैसे? कथन ये कहता है जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहता है। सही है। और इसके लिए अनुच्छेद कौन सा दिया गया है? 9। ठीक है, आगे बात करते हैं 70 नंबर 2 की। 72 क्वेश्चन 72 क्वेश्चन की बात करते हैं। 72 क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद दान करेंगे? तो 75। ये बात कही गई अनुच्छेद 75 में। ठीक है, 73 की बात करें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यों को उल्लेख किया गया? तो धारा नंबर 7 में इसका उल्लेख किया गया। 74 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया? तो क्षेत्र जो शब्द है उसका उल्लेख नहीं किया गया अनुच्छेद में। बाकी लिंग, धर्म, मूल व सम के आधार पर किसी के आधार पर भी आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते, ये बात है कही गई है। 75 की बात करें तो अप्रैल 2026 में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो उसका राइट आंसर होगा दिलीप रे, ऑप्शन नंबर 2। 76 की बात करें विद्यमान निर्वाचक नामावली जो मतदाता सूची है उसे अपना नाम हटवाने के लिए कौन सा फार्म भरना पड़ता है? तो फॉर्म नंबर 7। ठीक है, 76 हो गया। 77 की बात करें निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान ने संघवाद के कठोर ढांचे से परहेज किया और समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों हो सकता है? तो ये कहा था के.सी. बिहार ने, ऑप्शन नंबर 2। 78 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के जो मात्र निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। गलत बात है ये। और कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। तो ये भी गलत है। तो 1 व 2 दोनों ही सही नहीं है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। 78 के बाद बात करें 79, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, सही बात। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, सही बात। तो 1 व 2 दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 79 हो गया। अब बात करते हैं 80 नंबर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा? तो अनुच्छेद नंबर 83 में ये बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने 81 नंबर की। परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए कौन सा 21वीं सदी का कौशल महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखना कौशल महत्वपूर्ण जो अब ये साइकोलॉजी क्वेश्चन चल गए। तो लचीलापन, ऑप्शन नंबर 2, लचीलापन सबसे महत्वपूर्ण है। 81 नंबर। 82 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा मेयर कारुसो तथा सेलोवी द्वारा प्रदत्त सामयिक बुद्धिमत्ता का घटक नहीं है? तो इसका हो जाएगा सामयिक परिपक्वता, ऑप्शन नंबर 2। 83 की बात करें प्याजे के संज्ञानात्मक विकास संबंधी दृष्टिकोण पर विचार कर नीचे दिए गए कथनों को तड़ें। तो जो S1 और S2 है वो दोनों ही सही है। क्या कहता है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने परिवेश का प्रतिहस्तन यानी मैनिपुलेट और अन्वेषण करते हुए सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, सही है। S2 क्या कहता है प्याजे का मानना था कि बच्चों का सीखना वयस्कों द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों जैसे पुनर्बलकों पर निर्भर करता है, सही है। आगे बात करते हैं 84 नंबर की। मैक्लीलैंड का अभिप्रेरणा सिद्धांत अभिप्रेरणा की अवधारणा को समझाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के महत्व पर प्रकाश डालता है। पता लगाया कि निम्नलिखित में से कौन से इन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 कौन है? 1 समस्थिति की आवश्यकता, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 85 की। तो 85 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों, 1। क्या हो जाएगा इसका जो 1? कैसे?
मिलान में जो अवबोध है, अवबोध होता है कि संपूर्ण घटकों को विभाजित करना, सॉरी माफ करना, कमिट। अवबोध क्या होता है? विश्लेषण की बात करते हैं। विश्लेषण जो होता है वो संपूर्ण घटकों को विभाजित करता है, और जो संश्लेषण होता है वो विचारों को मिलाकर नया संपूर्ण रूप देता है। मूल्यांकन जो होता है वो अभिमत या निर्णय विकसित करता है, और अवबोध जो होता है वो विचारों का संगठन करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। आगे बात करते हैं 86 की। निम्नलिखित में से समावेशन के लिए विद्यालयों को तैयार करने का प्रमुख जो कारक है वो कौन से हैं? तो ध्यान रखना, आपको प्रमुख जो कारक है, प्रमुख कारक की बात करें तो वह अनुकूली पाठ्यचर्या और सुगम वातावरण। तो बी और डी यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। 87 की बात करते हैं। आइजैक का व्यक्तित्व दिया हुआ है, या शील गुण जो सिद्धांत आइजैक का, उसके कथन दिए हुए हैं। तो ध्यान रखना, जो ये कथन दे रखे ना, ये दोनों ही सही है। S1 और S2 दोनों ही राइट है। कैसे? नियमित रूप से होने वाली प्रतिक्रिया शील गुणों से उत्पन्न होती है, और संबंधित शील गुण आदतों से तथा अनेक आदतों के समूह से मिलकर एक प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। सही है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट का कमोबेश स्थिर और स्थायी संगठन है। सही है। आगे बात करेंगे अपने 87 हो गया। 88 की। कैटल के शील गुण सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान रखना कि स्रोत शील गुण जो है वो अवलोकनीय होते हैं, ये गलत है। बाकी सही शील गुण दिखाने वाले होते हैं। ठीक है। कारक विश्लेषण द्वारा शील गुणों की पहचान की जाती है। सही है। स्रोत शील गुण आधारभूत से, लेकिन स्रोत शील गुण सीधे अवलोकनीय होते हैं, ये गलत है। ठीक है। 88 का ऑप्शन नंबर 3। 89 की बात करें, फिर से दो कथन दे रखे हैं, तो ये दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते, मतलब ए भी सही है और आर भी सही है, और इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 2। अभी कथन ने क्या कहता है? संबद्धता की आवश्यकता तब जागृत होती है जब लोग स्वयं को खतरे में या असहाय महसूस करते हैं, या वे खुश होते हैं। राइट। लोगों को दोस्तों की जरूरत होती है, या वे दूसरों के साथ किसी न किसी रूप में संबंध बनाए रखना चाहते हैं। सही है, और इसकी सही व्याख्या भी करता है। अब 89 के बाद 90। जब व्यक्ति अपने वास्तविक भावनाओं के ठीक विपरीत प्रकार का व्यवहार करे, ध्यान रखना, और अपनी दुश्चिंता से जो है रक्षा करने का प्रयास करे, तो ये समाज युक्ति क्या कहलाती है? अस्वीकरण, यानी डिनाय। ठीक है। और उसके बाद करते हैं, क्योंकि वह अपनी उसको मान नहीं रहा ना, भावनाओं के ठीक विपरीत व्यवहार कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं अपने 91 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के संबंध में सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साचार्य निकटता के नियम पर आधारित होता है, यह सत्य नहीं है। बाकी ये तीनों सत्य है। आगे बात करते हैं 92 की। कथन दे रखे हैं ए और आर, क्या ये ए और आर सही है या गलत है, ये बताना है अपने को। तो ध्यान रखना, ए तो सही है जबकि आर जो है वो गलत है। कहाँ पे? देखिए, ए सत्य और आर असत्य, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। 93 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता के अंतर्गत नहीं माना जाता? तो ध्यान रखना, नैतिक परिपक्वता नैतिक निर्भरता के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसके अंदर नहीं आता। अभी नैतिक जो निर्भरता है वो नैतिक परिपक्वता के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। बाकी इसमें तार्किकता, जिम्मेदारी, परोपकारिता, ये तीनों ही आते हैं। 93 हो गया। अब बात करते हैं 94 क्वेश्चन की। व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं वो व्यक्तियों की विशेषताओं और व्यवहार के तरीकों में विशिष्टता और विविधता को संदर्भित करती हैं। लोगों का व्यवहार उन परिस्थितियों से अधिक प्रभावित होता है जिनमें वे रहते हैं। इसे कहते हैं स्थितिवाद। क्या कहते हैं? स्थितिवाद, ऑप्शन नंबर 2। 94 के बाद बात करते हैं 95। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत अनुसार ऑप्शन अभिकथन ए राइट है, आर भी राइट है, और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। कैसे? किशोरों को स्वयं के लिए भूमिका निर्धारित करने में मिली सफलता से उनमें पहचान की भावना विकास होता है। सही है। जब बच्चे नए कौशल विकसित करने में असफल होते हैं तो इससे उनमें हीन भावना उत्पन्न होती है। ये भी सही है, और इसकी सही व्याख्या भी है। 96 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय जो सिद्धांत है उनके अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो ध्यान रखना कौन सा नहीं है। अभी अपने बात करते हैं इसके बारे में। प्रक्रियात्मक, यानी ऑप्शन नंबर 2। ये जो है वो स्टर्नबर्ग के जो त्रितंत्री सिद्धांत दिया था उसमें से बुद्धि का प्रकार नहीं है। आगे बात करते हैं 97 की। इसमें अपने को मिलान करना है, तो ध्यान रखना मिलान में क्या आएगा, आपके सामने एक आंसर आएगा मिलान में। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, यानी जो दिया हुआ है वही है मिलान में। कैसे? देखो, जो स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल है वो मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्धि की अवधारणा पर आधारित है। वेक्सलर वयस्क बुद्धि परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक उप परीक्षणों का समावेश है।
रेवन प्रोग्रेसिव मेट्राइसिस, ये अशाब्दिक उद्दीपनों से आगमन तर्क का आकलन करता है। और डी है बिने साइमन स्केल, बुद्धि मापन का पहला व्यवस्थित प्रयास। ये चारों इसके हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नीचे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग दिया गया है, उसके बारे में दो कथन दिए गए हैं। तो कौन सा ए और आर के बारे में बात करी गई है, तो ध्यान रखना। एक प्रभावी विद्यालय प्रशासन और संगठन के मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, सही है। मनोविज्ञान विद्यालय में अनुशासन संबंधी समस्याओं से निपटने में सहायक है। तो इसके लिए आपके थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्या ये सहायक है या नहीं है। तो ध्यान रखना, यह जो इसका राय होगा कि जो ये सहायक है नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। मैं भी इसको थोड़ा बताता हूँ आपको। हाँ, तो ऑप्शन नंबर जो इसका जो कारण आ रहा है वो भी सही तो है, लेकिन ये इसकी व्याख्या से नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है, बट इसकी व्याख्या सही नहीं है। अब 99, गहने के अधिगम पदानुक्रम में संप्रत्यय अधिगम से पहले और बाद में क्रम से कौन से अधिगम प्रकार आते हैं। तो ध्यान रखना कौन से आते हैं, बहुविवेचन अधिगम पहले आता है संप्रत्यय अधिगम से, और बाद में आता है सिद्धांतों का अधिगम। ऑप्शन नंबर 3। 100 की बात करते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम के अनुसार विद्यार्थियों के वांछित व्यवहार को दोहराने के लिए कुछ प्रकार के प्रोत्साहनों का उपयोग किया जा सकता है, पता लगाए इनमें से कौन सा प्रोत्साहन सहायक नहीं है। तो ध्यान रखना, विद्यार्थियों को दूसरों की प्रशंसा के लिए निर्देश देना यह नहीं है। बाकी प्रतिमान को पुरस्कृत करना है, विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना है, परिणाम दर्शाना कि सकारात्मक परिणामों को ले जाइए है। बाकी 3 नंबर प्रश्न इसका नहीं होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सारे एग्जाम सारे पेपर करवाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।